अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले जो पिछली दफ़ा बुनियादी बातें हुई थी, उस हवाले से हमने फ़लसफ़े की 3 ब्रांचेस को देखा था। और जो 3 ब्रांचेस थी उनमें से जो 3 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर, वो फ़लसफ़ा है जो कि डील करता है उन 3 चीज़ों के साथ। सबसे पहली चीज़ थी रियलिटी, कि इस कायनात के या मुख्तलिफ चीज़ों की रियलिटी क्या है, इंसान की हकीकत क्या है, इस कायनात की हकीकत क्या है, इस कायनात में मौजूद चीज़ों की अ, उनकी हकीकत क्या है। दूसरी चीज़ जिसको फ़लसफ़ा डील माज़रत दूसरी चीज़ जिसको फ़लसफ़ा डील करता है वो था नॉलेज, कि इल्म क्या है। और तीसरी चीज़ जिसको फ़लसफ़ा डील करता है वो है वैल्यूज़, के वैल्यूज़ क्या हैं। तो जो पहली चीज़ जिसको जो रियलिटी है उसको डील करता है फ़लसफ़ा, तो उसे हम कहते हैं मेटाफ़िज़िक्स। और फ़लसफ़े की वो ब्रांच जो कि डील करती है नॉलेज के साथ, उसे हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। और जबकि फ़लसफ़े की तीसरी ब्रांच जो कि वैल्यूज़ के साथ डील करती है, उसे हम कहते हैं एक्सियोलॉजी। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है बुनियादी तौर पर, वो है नॉलेज। नॉलेज में हमने डिस्कस किया था कि चंद सवालात हैं जो कि फ़लसफ़ा उनको डील करता है। उसमें सबसे पहली चीज़ है नॉलेज क्या है? तो मैंने उसमें ये बताया था कि नॉलेज के एतबार से बुनियादी तौर पर हम नॉलेज हासिल करते कैसे हैं? तो नॉलेज हासिल करने के लिए जो रिसोर्सेज़ हैं या सोर्सेज़ हैं, बुनियादी माख़ज़ हैं, वो मैंने बताया था कि जो बुनियादी माख़ज़ हसूल इल्म के लिए हैं, वो 3 हैं। अब इन 3 में से पहला था 5 सेंसेस, यानी जो हवास ख़म्सा जिन्हें हम कहते हैं। इन हवास ख़म्सा के ज़रिए नॉलेज हासिल किया जाता है, इल्म हासिल किया जाता है। उसके बाद फिर जो दूसरी ब्रांच है या दूसरी किस्म है, जिसके ज़रिए नॉलेज हासिल किया जाता है, वो है अक़ल। यानी पहला सोर्स ऑफ नॉलेज है हवास ख़म्सा, और दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है अक़ल, और तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है वही। अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर जब भी इल्म की बुनियाद खड़ी होती है, किसी भी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन किया जाता है, किसी भी शोबा इल्म की बात होती है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस होती है वो ये है कि इल्म है क्या? तो जब इल्म है क्या, तो उसमें बुनियादी तौर पर देखा जाता है कि हमारे पास सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज कौन-कौन से हैं। अब वो जो सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज हैं, जब हम उनकी तरफ आते हैं, तो फिर हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर 2 ग्रोह बन जाते हैं। पहला ग्रोह वो है जो कि अ, वही को सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है। दूसरा ग्रोह वो है जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता। अब ये 2 ग्रोह हो गए सोर्स ऑफ नॉलेज के हवाले से। पहला ग्रोह वो है जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहा है, जबकि दूसरा ग्रोह वो है जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता। अब यहाँ पर दोनों की अलग-अलग इमारत खड़ी होती है, क्योंकि इमारत ने खड़ा होना है, इमारत की बुनियाद बनना है इल्म ने। और इल्म शुरू होता है कि हम इल्म हासिल करते कैसे हैं, कोई भी इंसान इल्म हासिल करता कैसे है। अब जब इंसान इल्म हासिल करता है, तो इल्म हासिल करते हुए उसमें देखा जाता है सोर्सेस क्या है। अब अगर सोर्सेस को अलग-अलग कर दिया जाए या किसी एक सोर्स का इनकार कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि उस सोर्स से जो नॉलेज आ रहा है या इल्म हासिल हो रहा है, वो इल्म दुरुस्त नहीं है। अब ये जो यहाँ पर 2 ब्रांचेज़ हैं नॉलेज की, या कह लें कि 2 तक़सीम हो जाती हैं, अक़साम बन जाती हैं इल्म की, बुनियादी तौर पर। पहली वो हो गई जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, और दूसरी उन लोगों की हो गई जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते। अब ये 2 ग्रोह हो गए। अब पहला ग्रोह वो है जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। जब हम उस ग्रोह की उस मकतबा फ़िक्र की बात करते हैं, जो वही को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये मकतबा इल्म, ये ग्रोह वो है जो कि मज़हबी लोगों का है। जब मज़हबी लोगों का है, तो मज़हबी लोग फिर इसी एतबार से चीज़ों को देखते हैं, इसी एतबार से चीज़ों को समझते हैं, वो बुनियाद बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, जो वही वाले या जो कह लें अ, मज़हब वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास, या ये सब मुत्तफ़िक है इस बात पे, कि हमारे पास जो हवासे ख़म्सा के ज़रिए इल्म हासिल होता है, वो इल्म मुस्तनद नहीं होता, उसपे शक होता है। मिसाल के तौर पर, हमने देखा कि दूर हमें पानी नज़र आ रहा है। हम वहाँ पर चल के जाते हैं, तो वहाँ पर वो पानी नहीं होता, बल्कि वो गर्मी की वजह से उठने वाला धुआँ होता है, जो कि हमें एक शराब की शक्ल में नज़र आ रहा होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आंखों के साथ देखा, आंखों के जरिए, जो कि हवासे खमसा में से एक हिस्स है, जब इस हिस्स को इस्तेमाल करके हमने वो इल्म हासिल किया, लेकिन वो बाद में इल्म दुरुस्त साबित नहीं हुआ। तो जब वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ तो हमें फिर कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि हमें गाइड कर सके। अच्छा, दूसरी हिस्स, जो कि हम जिसे दूसरा हिस्स के बाद कह रहा हूँ, जो दूसरा माखज है, दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो है बुनियादी तौर पर अकल। अब जब हम अकल की बात करते हैं तो अकल भी इंसान को गुमराह कर सकती है, अकल भी इंसान को गलत गाइड कर सकती है, अकल भी इंसान को मिसगाइड कर सकती है, मिसलीड कर सकती है। अकल से भी हासिल होने वाला इल्म, बाज़ औक़ात हम अपनी अकल को इस्तेमाल करके किसी चीज के बारे में कोई नतीजा हासिल करते हैं, लेकिन बाद में माजरत, लेकिन बाद में होता ये है कि वो बात दुरुस्त साबित नहीं होती, या वो बात हमें लग रहा होता है कि यही ठीक है, लेकिन बाद में हालात उसको साबित करते हैं कि ये गलत थी, या ये नतीजा गलत था। तो वो हमें असल में मिसलीड करती है, मिसगाइड करती है हमारी अकल। तो इसका मतलब हुआ कि अकल हो या हवास हो, इन दोनों के जरिए से जो इल्म हासिल होता है वो दुरुस्त नहीं होता। जब दुरुस्त नहीं होता तो हमें किसी एक ऐसे सोर्स की जरूरत थी कि जिसका इल्म 100% दुरुस्त हो। अब जब हम इस चीज की या उस सोर्स की बात करते हैं जिसका इल्म 100% दुरुस्त हो, मुस्तनद हो, ऑथेंटिक हो, तो फिर हमारे पास वो सोर्स, वो जो ऑथेंटिक मुस्तनद चीज बचती है, उसे हम कहते हैं वही। तो जब हम वही कहते हैं, बहैसियत मुसलमान हम उसे कहते हैं वही। तो जब वही कह लिया, तो वही के जरिए हमारे पास जो इल्म आता है, क्योंकि वो इस कायनात के खालिक की तरफ से है, इस कायनात के मालिक की तरफ से है, जिसने इस कायनात को बनाया है, जो हम सबको पालने वाला है, हम सबको बनाने वाला है, इस कायनात के साथ साथ तमाम इंसानों का वाली और वारिस है। जब उसकी तरफ से हमारे पास इल्म आता है तो हम उसे ये कहते हैं कि ये मुस्तनद है। अच्छा, अब हमने कह दिया कि वो मुस्तनद है, लेकिन अब यहाँ पे एक दूसरा तबका आ जाता है, दूसरा ग्रोह पैदा हो गया, जो कि ये कहता है कि वही सोर्स ऑफ नॉलेज है ही नहीं है। अब जब वो तबका आ गया जो कहता है कि वही सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, तो फिर वो क्या सोचता है, वो मुस्तनद किस तरह बनाता है। अच्छा, यहाँ तक ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी ठीक है। अच्छा, अब ये दो तबकात हो गए। अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो तो तबका वही को सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है, उन्होंने हर चीज के लिए मुस्तनद या चीजों को इस्तेनादी हैसियत देने के लिए, या चीजों को ऑथेंटिकेट करने के लिए बुनियाद बना लिया वही को। लेकिन अब जो दूसरा तबका है वो कहता है कि जब वही सोर्स ऑफ नॉलेज है ही नहीं है, तो फिर वो उसके लिए एक नई चीज को सामने लाता है। वो खुद से अपनी अकल को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जो हमें हवास के जरिए इल्म हासिल हुआ, या हमें अकल के जरिए इल्म हासिल हुआ, हम इसको टेस्ट करेंगे। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट के नतीजे में हमें ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये इल्म हासिल हुआ दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। तो वो जो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट के लिए उन्होंने एक मेथड, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस वो बना लिए। अब वो जो सेट ऑफ प्रिंसिपल, उनका जो मेथड है, वो हमारे यहाँ जाना जाता है साइंटिफिक मेथड के जरिए। और साइंटिफिक मेथड अगर आप लोगों ने सुना हो तो साइंटिफिक मेथड बड़ी सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को देखते हैं, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशन किसी चीज को देखते हैं, उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे हम उसके बारे में एक मफरूजा कायम करते हैं, हाइपोथेसिस। यानी ये जो साइंटिफिक मेथड है, अच्छा ये मेरे ख्याल में आप लोगों में से अक्सर ने पढ़ा होगा, बल्कि पढ़ाते होंगे। आप में से कोई बता सकते हैं ये साइंटिफिक मेथड होता क्या है? कोई भी आप में से एक बता दे। ये स्कूल में बकायदा पढ़ाया जाता है, और आप सब लोग ये तो तो साइंसी माशाल्लाह कवानीन साज हैं। होते हैं। ये सब साइंसी कवानीन तो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। हाँ जी, ये क्या है, इसके कितने पांच स्टेप्स होते हैं? पांच होते हैं सिर्फ। वेरी गुड, कौन से? ऑब्जर्वेशन वही। है, हाइपोथेसिस है, उसके बाद उसका वो तजुर्बा है, और अच्छा, उसके सबसे पहले बाद ऑब्जर्वेशन है, फिर उसके बाद क्या है? हाइपोथेसिस, वेरी गुड, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट्स है। एक्सपेरिमेंट, तजर्बा हो गया। उसके बाद उसके बाद सर होता है उसका वो उसको जो साबित करने के लिए उसका थ्योरी होती है सर। वेरी गुड, उसके बाद थ्योरी होती है, और थ्योरी के बाद वो जो लास्ट पे उसका मतलब वो कानून फाइनल बन जाता है।
ला। हाँ जी, फाइनल ला बन जाता है। वेरी गुड। ये उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड वजह कर लिया जिसके 5 मराहल हैं कि सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं, उसके बारे में राय कायम करते हैं और फिर एक मफरूजा कायम कर लेते हैं। अब ये मफरूजा आ गया, फिर हम उस मफरूजे को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट या तजर्बा, ये तीसरा स्टेप आ गया। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो मखसूस मराहल से गुजर के हुआ होगा, तो हम उन मखसूस मराहल के सेट को थ्योरी का नाम दे देते हैं। और थ्योरी जब बार बार रिपीट होती है तो हम उसको कानून का नाम दे देते हैं, यानी वो लॉ बन जाता है। अच्छा, अब ये दो तबकात हो गए। पहला वो जो कि हर चीज को अथेंटिकेट करने के लिए, मुस्तनद बनाने के लिए, मुस्तनद समझने के लिए वही को मेयार बनाता है और वही की बुनियाद पे चीजों को डिफरेंशिएट करता है। वो ये कहता है कि हमारे पास जो भी इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से या खालिक कायनात, क्योंकि मजहब वाले अफराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, मजहब वाले मसीही भी हैं, यहूदी भी हैं, दूसरे हिंदू मत यानी मैन मेड जो हैं मजहब, उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो इल्म हमें हासिल होता है खालिक कायनात की तरफ से या किसी भी खुदा, भगवान, अल्लाह की तरफ से, तो वो हमारे लिए मेयार बनेगा बाकी तमाम चीजों को अथेंटिकेट करने का या मुस्तनद बनाने के लिए। जबकि जो दूसरा तबका है वो ये कहता है कि नहीं, वही सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि सोर्स ऑफ नॉलेज अकल ही है और हवास है। तो हम ये करेंगे इन दोनों के मजमूए को, यानी अकल और हवास, इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने एक प्रिंसिपल, सेट ऑफ प्रिंसिपल बना लिए। हम इन मेयारात पे परखेंगे, और जब इन मेयारात पे परखेंगे तो वो या तो साबित हो जाएगा, साबित हो जाएगा तो कानून बन जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर हम उसके बारे में दोबारा से जानेंगे और जो दुरुस्त चीज होगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आ गया साइंटिफिक मेथड। यहां तक अगर आप लोग क्लियर हैं तो फिर अब इसके ऊपर हमने पूरी एक इमारत कायम करनी है, एक मजहब वालों की और दूसरी वो लोग जो कि मजहब वाले नहीं है, या मगरब या वेस्ट कहलाता है, आला। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ये अच्छी बात है। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने तमाम ब्रांचेस बताई हैं इलम की, और इसके दो मुख्तलिफ ग्रोहों की तफसीलात आपने शेयर की हैं, यही इलम की इस शाख की तफसीलात इंग्लिश में हमें डिफाइन करेंगे या उर्दू में? अच्छा, ये उर्दू में जो इसकी रेलेवेंट किताब है वो मैंने शेयर भी की हुई है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो किताब में चीजें हैं वो डिटेल में मौजूद हैं, मैं सिर्फ आपको उसका खुलासा बता रहा हूँ। और सबसे अहम चीज या सबसे अच्छी बात जो है इस सब्जेक्ट में वो ये है कि इसमें फलसफा और तहकीक दोनों इकट्ठे हैं। आप लोगों ने, अभी चूंकि हम फलसफे को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम पढ़ रहे थे तहकीक को, हम शुरू से तहकीक के साथ आए हैं। और तहकीक में मैंने जो मुसलमानों के उसूल तहकीक है, इस हवाले से जो हदीस और कंपाइलेशन यानी जमा व तदवीन हदीस के हवाले से हमने उसूल वजह किए, उनको जिक्र किया, उनको बयान किया था। जब उनको बयान कर लिया था उसके बाद मैंने फलसफा शुरू कर दिया। अब फलसफे की भी जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी ब्रांचेज हैं, वो डिस्कस हो गई। अब जब वो डिस्कस हो गई तो फिर मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि इसी की बुनियाद पे हमें मगरबी उसूल तहकीक और मुस्लिम उसूल तहकीक दोनों समझ आ जाए। जब हमें दोनों समझ आ जाएंगे तो फिर हम उसमें मजीद आगे चल सकेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट उसूल तहकीक की तरफ दोबारा कंटिन्यू करूंगा, और फिर एंड पे आके जो हमारे यहाँ उर्दू कुतब हैं उस हवाले से फलसफे को दोबारा शुरू कर दूंगा। सर ये जो हमारा क्वेश्चन था मगरबी और इस्लामी उसूल तहकीक, ये कंप्लीट हो गया इसका आंसर नहीं, फिर अब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरू किया उसे। अभी जी तो सर मेरे ख्याल ठीक। में इलम शुरू हुआ है ना, आगे रियलिटी और वैल्यू इसकी बाकी है। नहीं, उसे हम फिलहाल नहीं करेंगे, उसे हम बाद में करेंगे। अभी हम इसको बुनियादी तौर पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जो मुसलमान इल्मी दुनिया उन्होंने क्या किया और जो मगरबी इल्मी दुनिया उन्होंने क्या किया। अच्छा, अब हम इन्हीं इसी की बात करते हैं कि मगरब ने ये किया कि किसी भी चीज को मुस्तनद बनाने के लिए, अथेंटिकेट करने के लिए उन्होंने अपने असूल वजह कर लिए। उन्हीं असूलों की बुनियाद पर चीजों को परखना शुरू कर दिया, और हर वो चीज जो उनके मेयारात पर, उनके असूलों के मुताबिक पूरी उतरे तो फिर उसे कबूल कर लिया जाता है। अगर वो पूरी ना उतरे तो फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। ये उन्होंने जी, जिस तरह हमारे रावियों ने। हैं। तो जो बुनियादी तौर पर हमारी बात हो रही थी, वो बात हो रही थी दो ग्रोहों के बारे में। एक ग्रोह वो जो कि वही को जरिया इल्म मानता है, और दूसरा ग्रोह वो जो कि वही को जरिया इल्म नहीं मानता। अब जो वही को जरिया इल्म नहीं मानता,
वो जब तहकीक करता है तो अपने लिए तहकीक के मेयारात खुद से बनाता है और खुद से तय करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उन्होंने इल्म को जो दो जराए से हासिल होता है उसको अथेंटिकेट करने के लिए एक तीसरा मेयार बनाया और उस तीसरे मेयार पर सब चीजों को परखा। और जब वो ये कहते हैं कि हर वो चीज जो कि इस मेयार पर पूरी नहीं उतरती, हम उसे तस्लीम नहीं करते। अच्छा, उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये जो साइंटिफिक मेथड है इसमें तीसरा स्टेप है, यानी पहला हो गया मफरूजा सॉरी, पहला हो गया मुशाहिदा, दूसरा हो गया मफरूजा और तीसरा हो गया तजर्बा। तो वो जो ये कहते हैं कि कोई भी चीज जो तजर्बे से साबित ना हो सकती हो हम उसे नहीं मानते। इसकी एक छोटी सी मिसाल, जिन्नात। क्या जिन है? अब ये जिन्नात तजर्बे में आ सकते हैं? जिन्नात को आप देख सकते हैं, फरिश्ते। जब ये जिन्नात फरिश्ते नहीं है तो इसका अल्टीमेटली या रिजल्टेंटली नतीजा ये निकलता है कि वो खुदा, अल्लाह या इस कायनात के खालक और मालिक को भी छोड़ देते हैं, मानते ही नहीं है, इनकार कर देते हैं। तो जब वो इनकार कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो तहकीक करने के लिए अपने कुछ असूल और मेयारात बनाते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो, तहकीक के आगाज में हमने एक सिस्टम पढ़ा था। वो तहकीक के आगाज में जो सिस्टम हमने पढ़ा था वो सिस्टम तो वही रहता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें, कुछ बुनियादें बनती हैं जो कि हमारे यहाँ और उनके यहाँ मुख्तलिफ हो जाती हैं। क्योंकि हम जब इल्म का ढांचा खड़ा करते हैं या इल्म शुरू करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर वही को सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहे हैं। जब उसे सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहे हैं तो सोर्स ऑफ नॉलेज मानकर उसकी बुनियाद पर पूरा इल्म का ढांचा खड़ा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो तबका है जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता। तो जब वो वही को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता तो वो अपने लिए इल्म का ढांचा अलग से खड़ा करता है। तो जब ये अलग से खड़ा करता है तो हमारे लिए रिसर्च का माना और रिसर्च की तारीफ वही रहने के बावजूद उसका तरीकाकार मुख्तलिफ हो जाता है। क्योंकि उनके यहाँ हर चीज को अथेंटिकेट करने के लिए, मुस्तनद बनाने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरत होती है उन चीजों की, उन उसूलों की जो उसूल हमें हकायक तक या हकीकत तक या नतीजे तक पहुंचाएंगे। जब हम हकीकत तक पहुंचने वाले उसूल, मराहिल, क्या कहने के रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो जो लोग वही को जरिया इल्म मानते हैं उनके वो उसूल और हैं, और जो लोग वही को जरिया इल्म नहीं मानते उनके उसूल और हैं। तो बुनियादी तौर पर चूंकि इन दोनों की बुनियाद अलग अलग है, इल्म के माखज के हवाले से, इल्म की तारीफ के हवाले से और चीजों को मुस्तनद समझने के हवाले से, तो इस बुनियाद के बदलने की वजह से पूरा का पूरा उनका तहकीक का ढांचा भी मुख्तलिफ हो जाता है। ये वो बुनियादी वजह है जो कि मगरबी असूल तहकीक और इस्लामी असूल तहकीक में एक लाइन क्रिएट करती है, एक हद बंदी कायम करती है कि इस लाइन से इस तरफ वो लोग हैं जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, तो उनके असूल तहकीक उसी वही के ताबे रहकर चलते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि वही को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते, तो इस लाइन की दूसरी तरफ वो लोग आ जाते हैं जो कि वही को सोर्स ऑफ इल्म या जरिए इल्म ना मानने की वजह से अपने असूल, अपने प्रिंसिपल्स अलग से खड़े करते हैं। ये है बुनियादी तौर पर मगरबी उसूल तहकीक और इस्लामी उसूल तहकीक में फ़र्क। अगर ये आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम मगरबी उसूल तहकीक बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी आगे समझ से। बाकियों को भी आगे लिख के एक मैसेज कर दें ताकि आला, बेहतरीन हो गया, बाकी सबको भी समझ आ गई है तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। फिर हम उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे और उन उसूलों को डिस्कस करेंगे डिटेल में जो कि मगरबी उसूल तहकीक हैं। और उसके लिए अब किताबें मैंने शेयर करनी है, साथ सर ये आप भी याद किताब शेयर रखिएगा। करने वाले थे नहीं की? जी जी, क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी जो मैं शेयर करूंगा किताब,